जे.एंड.के असेंबली इलेक्शंस के तीनों फेजेस के जो वोटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इट इज़ द टाइम टू काउंट दिस वोट्स। अब जो ये वोट्स कास्ट हुए हैं ये दो टाइप्स के हैं। एक जो ईवीएम में है, यानी ईवीएम के थ्रू जिन्होंने वोटिंग की है, तो दूसरा जो है इसमें वो है पोस्टल बैलेट। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम पोस्टल बैलेट जो है उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे। पोस्टल बैलेट्स जो हैं दीज आर मैनी टू टाइप्स। एक है ETPBS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स, और दूसरे हैं नॉर्मल बैलेट्स, नॉर्मल पोस्टल बैलेट्स। जो हमारे वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी हैं या जो हमारे एब्सेंटी वोटर्स हैं होम वोटिंग में जिन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया थ्रू पोस्टल बैलेट्स, वो हमारे नॉर्मल पोस्टल बैलेट्स हैं। लेकिन इसमें एक कैटेगरी ऐसी है जिनको हम कहते हैं सर्विस वोटर्स। उन सर्विस वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया थ्रू पोस्टल बैलेट्स, लेकिन उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट, क्योंकि उन सर्विस वोटर्स को ये जो पोस्टल बैलेट्स ट्रांसमिट किए जाते हैं या भेजे जाते हैं, दे आर सेंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिकली, इसलिए हम उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स। अब ये जो पोस्टल बैलेट्स है इनकी काउंटिंग कैसे होगी? नॉर्मली जो हमारा काउंटिंग हॉल रहता है उसमें ईवीएम काउंटिंग भी होगी और पोस्टल बैलेट काउंटिंग भी होगी। हमारा जो काउंटिंग हॉल है उसमें काउंटिंग टेबल्स लगेंगे और काउंटिंग टेबल्स पर इन वोट्स को काउंट किया जाएगा। यानी ईवीएम में जो वोट्स रिकॉर्ड है इनको काउंट करने के लिए मैक्सिमम 14 काउंटिंग टेबल्स एक हॉल में लगेंगे या मिनिमम 7 टेबल्स, और उन टेबल्स पर ईवीएम की काउंटिंग होगी। लेकिन इसके अलावा एक और टेबल वहाँ पर रहेगा जिसे हम कहते हैं RO's टेबल, रिटर्निंग ऑफिसर्स टेबल। तो पोस्टल बैलेट्स की जो काउंटिंग है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स टेबल पर होगी। अब जो ये ईवीएम काउंटिंग टेबल है और पोस्टल बैलेट काउंटिंग टेबल है, इस पर जो हमारा स्टाफ रहेगा ये थोड़ा डिफरेंट है। यानी ईवीएम काउंटिंग टेबल जो है वहाँ पर हमारा काउंटिंग सुपरवाइज़र रहेगा, एक काउंटिंग असिस्टेंट रहेगा और एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा। लेकिन जो पोस्टल बैलेट काउंटिंग है, जिस टेबल पर पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होगी वहाँ पर हमारा एक काउंटिंग सुपरवाइज़र बैठेगा, 2 काउंटिंग असिस्टेंट्स, एक माइक्रो ऑब्जर्वर, और उसके लिए एक ARO भी रहेगा वहाँ पर, यानी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, उस टेबल के लिए जिस टेबल पर ये पोस्टल बैलेट जो है इनकी काउंटिंग होगी। अब पोस्टल बैलेट्स जो है जो हमारे ETPBs हैं यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स जो हैं उनकी पहले स्कैनिंग होगी। ये नॉर्मली जो हमारा जो पोस्टल बैलेट्स जिस टेबल पर उसकी काउंटिंग होगी यानी RO's टेबल पर, उनको सिर्फ पोस्टल बैलेट की काउंटिंग करनी है। लेकिन इसके लिए जो ETPBs हैं उनके लिए एक अलग स्टाफ रहेगा, वो पहले इन ETPBs को स्कैन करेंगे, तो उसे हम कहते हैं प्री काउंटिंग ऑफ ETPBs। और प्री काउंटिंग ऑफ ETPBs जो है उसके लिए अलग स्टाफ रहेगा। लेकिन जो पोस्टल बैलेट्स, नॉर्मल पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग करेंगे उसके लिए जो स्टाफ रहेगा वो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि उस पर हमारा कौन सा स्टाफ रहेगा, कितने काउंटिंग सुपरवाइज़र, कितने काउंटिंग असिस्टेंट्स और माइक्रो ऑब्जर्वर्स। जब पहले स्कैनिंग होगी ETPBs की तो फिर वो नॉर्मल पोस्टल बैलेट्स बन जाएंगे। उसके बाद ETPBs भी आपके ही टेबल पर आएंगे काउंटिंग के लिए। यानी ETPB स्टाफ जो है वो उनकी पहले प्री काउंटिंग करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, वैलिडिटी चेक्स जो हैं वो वहाँ पर वो करेंगे। तो उसके बाद जो वो पोस्टल बैलेट्स हैं आपके ही टेबल पर आएंगे और आपको ही इसकी पोस्टल बैलेट जो है नॉर्मल काउंटिंग जो है वो आपको ही करनी है। अब आपके टेबल पर जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, सबसे पहले पोस्टल बैलेट काउंटिंग स्टार्ट होगी। यानी अगर 7 बजे, मिसाल के तौर पर अगर 7 बजे काउंटिंग स्टार्ट होगी तो पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग स्टार्ट होगी। ओनली आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद ईवीएम काउंटिंग शुरू। तो उसके बाद जो है पैरेलल इनकी जो है ये काउंटिंग ये जारी रहेगी। तो द काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट्स विल स्टार्ट फर्स्ट। अब जब आपके टेबल पर एक पोस्टल बैलेट लाया जाएगा, नॉर्मली जो है जितने भी पोस्टल बैलेट्स होंगे वो आपके टेबल पर लाए जाएंगे। तो जब आपके टेबल पर ये पोस्टल बैलेट आएगा, पोस्टल बैलेट कैसे होगा, इसमें क्या होगा और आपको क्या करना है। नंबर 1, जब आपके पास ये पोस्टल बैलेट आएगा, दिस इज़ ए नॉर्मल पोस्टल बैलेट, ये ETPB नहीं है, दिस इज़ नॉट ETPB। जो ETPB है उसका कलर जो है वो वाइट ही होगा। यस, ये जो पोस्टल बैलेट है, नॉर्मल पोस्टल बैलेट, ऑन ओपनिंग द आउटर कवर, यानी इसका जो आउटर कवर है इसको हम कहते हैं फॉर्म 13C और कवर B। फॉर्म 13C को आप पहले ओपन करेंगे, आप पहले खोलेंगे। जब आप इसे खोलेंगे तो 2 चीज़ें अंदर होनी चाहिए।
यानी ये जो फॉर्म 13C है आउटर एनवेलप, जब आप इसे खोलेंगे तो अंदर, इसके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 डिक्लेरेशन बाय द इलेक्टर, इसे हम कहते हैं फॉर्म 13A, एंड नंबर 2 इट इज़ फॉर्म 13B, इसी में बैलेट पेपर है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो इसकी जो ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन इन फॉर्म 13A, सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो फॉर्म 13A है, ये जो डिक्लेरेशन है, इसको वेरीफाई करना है। आप वेरीफाई कैसे करोगे? नंबर 1, अगर ये डिक्लेरेशन इसमें अवेलेबल नहीं है, यानी फॉर्म 13C में जो दो चीज़ें होनी चाहिए, एक डिक्लेरेशन और दूसरा ये छोटा एनवेलप फॉर्म 13B, अगर इसमें डिक्लेरेशन नहीं है तो ये वहीं पर रिजेक्ट होगा। यानी विदाउट ओपनिंग द स्मॉलर एनवेलप, आप अगर इसमें डिक्लेरेशन नहीं है, डिक्लेरेशन मौजूद नहीं है, तो उसी वक्त आपको ये रिजेक्ट करना होगा। लेकिन अगर अब डिक्लेरेशन मौजूद है, ये डिक्लेरेशन आपको वेरीफाई करनी है, स्क्रूटनाइज करनी है। इस पर पहले होगा जो ये बैलेट पेपर है, इसका एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर इस पर लिखा होगा। यानी इस पर जो सीरियल नंबर है, बैलेट पेपर का सीरियल नंबर, वो इस पर लिखा होगा इस डिक्लेरेशन पर। नंबर 1 ये आपको चेक करना है कि ये सीरियल नंबर और ये सीरियल नंबर ये आपस में मैच हो रहे हैं कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जो ये वोटर है, इसका यहाँ पर सिग्नेचर होगा, यानी सिग्नेचर ऑफ द वोटर, सिग्नेचर ऑफ द इलेक्टर। और उसके बाद जो ये सिग्नेचर ऑफ द इलेक्टर है, इसको अटेस्ट करेगा हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यानी होम वोटिंग में जो हमारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो गेजेटेड ऑफिसर था, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन है, जब इस पर एक इलेक्टर साइन करता है, इस साइन को अटेस्ट करना होता है बाय द अटेस्टिंग ऑफिसर। नॉर्मली जो हमारी होम वोटिंग हुई या जो वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी थे, जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स में, वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, ही वॉज ऑथोराइज्ड टू अटेस्ट दिस डिक्लेरेशन। यानी इसमें दो साइन होने चाहिए, एक इलेक्टर का, दूसरा हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का या अटेस्टिंग ऑफिसर का। ठीक है सर। अगर ये तीनों चीज़ें इसमें ठीक हैं, यानी इस पर सीरियल नंबर भी ठीक है, इस पर सेंडर जो वोटर है उसका सिग्नेचर भी है, और जो अटेस्टिंग ऑफिसर है उसका सिग्नेचर भी है, देन दिस इज वैलिड, ये डिक्लेरेशन वैलिड है। अब इस डिक्लेरेशन को ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन, अगर इसमें कुछ खामी है, उसी वक्त आपको ये बैलेट पेपर जो है विदाउट ओपनिंग दिस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्म 13A डिक्लेरेशन, आप इस बैलेट पेपर को रिजेक्ट कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। नंबर 1, इफ द डिक्लेरेशन इन फॉर्म 13A इज नॉट फाउंड, अगर ये फॉर्म 13A डिक्लेरेशन इस बड़े एनवेलप में नहीं है, मौजूद नहीं है, ये जो इसका वोट है, यानी बैलेट पेपर अगर इसमें फिर अवेलेबल है लेकिन डिक्लेरेशन नहीं है, दिस वोट विल बी रिजेक्टेड। नंबर 1। नंबर 2, इफ द डिक्लेरेशन हैज नॉट बीन ड्यूली साइन्ड बाय द इलेक्टर, अब अगर उस इलेक्टर का इसमें सिग्नेचर नहीं है, या इलेक्टर का सिग्नेचर है लेकिन अटेस्टिंग ऑफिसर का सिग्नेचर नहीं है, तो इट विल बी रिजेक्टेड, दिस वोट विल बी रिजेक्टेड, यानी दिस पोस्टल बैलेट पेपर विल बी रिजेक्टेड। यानी आपके लिए मैं ये बता दूं कि ये जो फॉर्म 13A है, डिक्लेरेशन है, इसमें दो साइन होने चाहिए, एक इलेक्टर का, एक अटेस्टिंग ऑफिसर का। अगर दो में से एक ही है, इट विल बी रिजेक्टेड। नेक्स्ट, इफ द सीरियल नंबर ऑफ द बैलेट पेपर अपियरिंग ऑन द डिक्लेरेशन इन फॉर्म 13A इज डिफरेंट फ्रॉम द सीरियल नंबर एज दिस, यानी जो इसमें सीरियल नंबर लिखा है बैलेट पेपर का, ये आपको चेक करना है, जो इसका स्मॉलर एनवेलप है, इस पर सीरियल नंबर लिखा होगा बैलेट पेपर का। अगर ये दो सीरियल नंबर आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, तो उस वक्त आपको ये बैलेट पेपर जो है, ये वोट जो है, ये आपको रिजेक्ट करना है। यानी इसमें जो सीरियल नंबर है और इस पर जो सीरियल नंबर है बैलेट पेपर का, ये सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट है तो उसी वक्त आपको ये सर रिजेक्ट करना होगा। ठीक है सर। तो उसके बाद जब आपने अच्छी तरह से इसकी सिक्योरिटी की, इसकी वेरिफिकेशन की, अगर डिक्लेरेशन ठीक है, यानी इस पर सीरियल नंबर भी ठीक है, इस पर सेंडर का जो है यानी इलेक्टर का सिग्नेचर भी है, और इस पर अटेस्टिंग ऑफिसर का भी सिग्नेचर है, तो इट मीन्स कि ये जो फॉर्म 13A है, दिस इज़ वैलिड। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी वैलिड फॉर्म 13A हैं, इन सब को आपको बंडल करके एक एनवेलप में रखने हैं और उसको फिर सील करना है बाद में। क्योंकि अगर आप उसी वक्त, अगर आपके हाथ में, एक हाथ में डिक्लेरेशन है, ये ठीक है, तो उसी वक्त अगर आपने इस बैलेट पेपर को इससे रिमूव किया, बाहर निकाला,
तो इसकी सिक्रेसी जो है वो लूज होगी, क्योंकि इस डिक्लेरेशन पर इलेक्टर का नाम है और आप ये देख सकते हैं कि ये वोट जो है ये किसने डाला है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बिफोर ओपनिंग दिस कवर आपको जितनी भी वैलिड डिक्लेरेशंस हैं इन सब को बंडल करके आपको एक एनवलप में बंद करने हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास वैलिड दीज स्मॉलर एनवलप्स हैं इनको एक एक करके आपको खोलना है। अब जो ये फॉर्म 13B है यानी स्मॉलर एनवलप, ये आपको खोलना है। तो जब आप इसे खोलेंगे अंदर से क्या निकलेगा सर, बैलेट पेपर। अब ये जो बैलेट पेपर है अब ये आपको वेरीफाई करना है, स्क्रूटिनाइज करना है। अब जो हमारा बैलेट पेपर है नंबर 1, इस बैलेट पेपर को आप ये जो बैलेट पेपर है अब आपको इसकी वेरिफिकेशन करनी है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। अब इनवैलिड के लिए कुछ ग्राउंड्स हैं, यानी जिन ग्राउंड्स पर आप इस बैलेट पेपर को रिजेक्ट कर सकोगे, तो कुछ ग्राउंड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, इफ नो वोट इज रिकॉर्डेड देयर ऑन, अगर इस पर कोई वोट नहीं है यानी ये खाली है, ये बैलेट पेपर जो है इस पर कोई भी मार्क नहीं है, इस पर कोई भी वोट नहीं है, कोई भी मार्किंग नहीं है, खाली है, तो उस सूरत में आपको ये रिजेक्ट करना है। नंबर 2, इफ वोट्स आर गिवन ऑन इट इन फेवर ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट, अगर वोटर ने इस पर मार्किंग की है यानी उसने वोट अपना कास्ट किया है लेकिन उसने मोर देन वन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट से ज़्यादा कैंडिडेट्स को वोट दिया है, यानी इस पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं 1 2 3 4 उसने 1 2 3 तीनों को वोट दिया है, तो उस सूरत में भी सर ये जो बैलेट पेपर है दिस विल बी रिजेक्टेड। नंबर 3, इफ इट इज़ ए स्प्यूरियस बैलेट पेपर, अगर ये स्प्यूरियस बैलेट पेपर है, जाली बैलेट पेपर है, फेक बैलेट पेपर है, यानी दिस इज नॉट द ओरिजिनल बैलेट पेपर, तो उस सूरत में भी आपको सर ये रिजेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, इफ इट हैज़ बीन सो डैमेज्ड और म्यूटिलेटेड दैट इट इज आइडेंटिटी एज जेन्युइन बैलेट पेपर कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, अगर ये बैलेट पेपर जो है ये डैमेज हुआ है, इतना डैमेज हुआ है कि ये मशकूक है, हमें इस पर शक हो रहा है कि ये ओरिजिनल बैलेट पेपर नहीं है, ये उतना डैमेज हुआ है, तो उस सूरत में भी सर इस बैलेट पेपर को रिजेक्ट करना होगा। इफ इट इज नॉट रिटर्न्ड इन कवर बी, अगर ये कवर बी में नहीं है यानी इसमें बैलेट पेपर है, यानी जो इसका बड़ा एनवलप है इसमें बैलेट पेपर मौजूद है लेकिन बैलेट पेपर अपने कवर में नहीं है, इस छोटे कवर में नहीं है, ये ऐसे ही है, तो उस सूरत में भी सर आपको ये रिजेक्ट करना होगा। इफ द मार्क इंडिकेटिंग द वोट इज मेड इन सच ए वे दैट इट इज डाउटफुल टू मेक आउट द कैंडिडेट टू होम द वोट हैज बीन गिवन, अब इस पर जो मार्किंग है, देखिए मार्किंग कैसी होनी चाहिए, जो भी वोटर बैलेट पेपर के थ्रू अपना वोट कास्ट करेगा उसको जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जिस कैंडिडेट को वो वोट डालना चाहता है उसके नाम के आगे उसे एक टिक मारनी है या क्रॉस मारना है, ठीक है सर। अब उसने टिक मारी है लेकिन ये टिक जो है ये दो तीन कैंडिडेट्स के कॉलम्स में है, एक बड़ी टिक उसने मारी है उसमें 2-3 कैंडिडेट्स आ गए, तो उस सूरत में भी सर ये जो बैलेट पेपर है ये रिजेक्ट होगा। या उसने सर टिक मारी है या क्रॉस ये मार्क यहाँ पर किया है लेकिन जो नंबर 1 कैंडिडेट या नंबर 2 कैंडिडेट है उनके बीच में उसने टिक मारी है और ये पता नहीं चलता है कि ये वोट ए को गया है या बी को गया है, उस सूरत में भी सर आपको ये बैलेट पेपर जो है ये रिजेक्ट करना है। इफ इट बियर्स एनी मार्क और राइटिंग बाय विच द वोटर कैन बी आइडेंटिफाइड, अगर इसमें कुछ मार्क ऐसा है जिससे इस वोटर को हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, यानी इस वोटर ने इस पर अपना नाम लिखा है या अपना सिग्नेचर किया है, उसने वोट डाल दिया है, टिक मार्क या क्रॉस मार्क उसने इस पर मार्क किया है लेकिन उसके अलावा उसने अपना नाम भी इस पर लिखा है जिससे उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज हो सकती है, तो उस सूरत में भी सर ये जो बैलेट पेपर है ये रिजेक्ट होगा। अब 1-2 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनके बेसिस पर या जिन ग्राउंड्स पर एक बैलेट पेपर जो है या डिक्लेरेशन जो है आप उसको इनवैलिड करार नहीं दे सकते हैं। नंबर 1, जो ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पर लिखा है सिग्नेचर ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर, इस पर अटेस्टिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, सील इज नॉट नेसेसरी, यानी अगर डिक्लेरेशन ऑफ दिस फॉर्म 13A यानी डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्टर, अगर इस पर सिर्फ अटेस्टिंग ऑफिसर का सिग्नेचर है दैट इज वैलिड, उसकी सील यहां पर नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ओके सर।
तो उस ग्राउंड पर, यानी अगर इस पर सील नहीं है, उस ग्राउंड पर आप इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर उसका सिग्नेचर है देन इट्स ओके। नंबर 2, जो ये फॉर्म 17C है, आउटर कवर, इस पर लिखा है यहां पर सिग्नेचर ऑफ द सेंडर, यानी वोटर का सिग्नेचर यहां पर होना चाहिए। अब अगर यहां पर यानी आउटर कवर फॉर्म 17C पर, सॉरी फॉर्म 13C पर अगर सेंडर या इलेक्टर का सिग्नेचर नहीं है, इस ग्राउंड पर भी आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सके। यानी अगर यहां पर सिग्नेचर है तो ठीक है, अगर नहीं है ये कोई मसला नहीं है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।